हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अकाउंटेंसी का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है फाइनल अकाउंट्स ऑफ नॉन प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन। मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट मोटिव नहीं है उसको हम बोलते हैं नॉन प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन, जो कि क्लास 11 का सिलेबस में भी है और बीकॉम फर्स्ट सेमिस्टर में भी है। ठीक है बच्चों, तो आज हम डिस्कस करेंगे फाइनल अकाउंट्स ऑफ नॉन प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है नॉन प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन, क्या है उसके बारे में हम जानेंगे। उसके बाद फिर नॉन प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन के जो फाइनल अकाउंट बनते हैं उसमें कौन सा अकाउंट बनाना होता है और कौन सा अकाउंट बनता है उसके बारे में जानेंगे और एक प्रॉब्लम लेके आपको सॉल्व करके दिखाएंगे। ठीक है बच्चों, तो आपका काम क्या है, आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट्स करना है और जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखना है कि जैसे वीडियो हम छोड़े वो तुरंत आपके पास पहुंच जाए और आपको फायदा मिले। ठीक है बच्चों, आपका एग्जाम बिल्कुल नज़दीक है, सेमिस्टर का फर्स्ट सेमिस्टर बीकॉम का भी नज़दीक है और जो क्लास 11 में है उनका थर्ड सेम जो है वो भी सेकेंड सेम जो है वो भी नज़दीक है। तो इसलिए आप लोग ज़रूर वीडियो को देखिए और हमारे साथ साथ शाम करते रहिए। ठीक है बच्चों, चले फिर स्टार्ट करें। चलिए देखिए एक्चुअली क्या होता है, यहाँ पे हम क्या क्या अकाउंट बनाते। नॉर्मली रिसीव पेमेंट अकाउंट, जो कि पूरा साल का जितना आपका रिसीव हुआ है और जितना पेमेंट हुआ है वो उसको लेके बनाया जाता है। ये कैश बेसिस में बनता है। रिसीव पेमेंट अकाउंट जो है ये कैश बेसिस में बनता है। फिर इस रिसीव पेमेंट अकाउंट से हमको क्या बनाना पड़ता है, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना पड़ता है। रिसीव पेमेंट अकाउंट से डिटेल्स लेके हम इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं और उसके बाद हम बनाते हैं बैलेंस शीट। ठीक है बच्चों, ये है एक्चुअली इसमें बनाना पड़ता है। ये है इसका फाइनल अकाउंट का मतलब कंप्लीट सेट ऑफ अकाउंट एंड स्टेटमेंट। तो इसमें क्या होता है कि जैसे हमारा ट्रायल बैलेंस जैसे होता है ये भी ऐसे ही है। ट्रायल बैलेंस से हम क्या करते हैं, फाइनल अकाउंट बनाते हैं। मतलब ट्रायल बैलेंस से हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, उसके बाद फिर बैलेंस शीट बनाते हैं। यहाँ भी ऐसे ही रिसीव पेमेंट अकाउंट जो हो कैश बेसिस में आपका पूरा डिटेल जितना पूरा साल में एक्सपेंसेस आपने खर्चे किए और जितना आपने खर्चा किए और जितना आपका इनकम हुआ है उसका एक स्टेटमेंट आपको दिया जाएगा। जस्ट लाइक ए बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट, मतलब कैश बुक की तरह आपको एक डिटेल्स दिया जाएगा। उसके बेस में कुछ एडजस्टमेंट एंट्रीज भी रहेगा, उसके आधार पे आपको इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना होगा। ठीक है, इसको क्यों हमने इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बोला है, इसको क्यों प्रॉफिट एंड लॉस क्यों नहीं बोला, क्योंकि हम यहाँ प्रॉफिट का ऑर्गेनाइजेशन, ये ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन नहीं है कि प्रॉफिट मोटिव में बनाया हुआ है। इसलिए यहाँ पे इनकम एक्सपेंडिचर बनता है कि पूरा साल में कितना इनकम हुआ, कितना एक्सपेंडिचर हुआ, उसका नेट जो रिजल्ट है वो सरप्लस हो सकता है। अगर इनकम ज़्यादा है एक्सपेंडिचर कम है वो सरप्लस, या एक्सपेंसेस ज़्यादा इनकम कम है तो डेफिसिट होगा। जनरली ये ऑर्गेनाइजेशन कौन सा होता है, जनरली क्लब जो है, डिफरेंट जो क्लब होता है, क्लब का तो कोई प्रॉफिट मोटिव नहीं रहता, उनका हिसाब किताब, या कोई गवर्नमेंट स्कूल का, इस तरह का कोई ऑर्गेनाइजेशन जो ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे प्रॉफिट मोटिव नहीं है। ठीक है, तो उसी का जो हिसाब किताब है वो उसमें हम ये इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट खोलते हैं, रिसीव पेमेंट अकाउंट खोलते हैं और नॉर्मल जो बैलेंस शीट जैसे बनता है ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे ही यहाँ बनेगा। डिफरेंस क्या होगा, यहाँ का जो इनकम है, यहाँ का जो एक्सपेंसेस है, थोड़ा सा जो ट्रेडिंग कंसर्न है उससे थोड़ा सा डिफरेंट होगा। ठीक है बच्चों, तो चले पहले देख लेते हैं कि रिसीव पेमेंट अकाउंट कैसे बनता है और क्या है। ठीक है, तो देखिए रिसीव पेमेंट अकाउंट, इसमें जैसे कि आपका जो बैलेंस वगैरह रहेगा, ओपनिंग बैलेंस कैश या कैश बैलेंस, जैसे कैश इन हैंड या कैश एट बैंक, उसको जैसे नॉर्मली हम लोग इसमें लिखते हैं, कैश बुक में जैसे लिखते हैं ऐसे यहाँ लिखेंगे। और उसके बाद अगर ओवरड्राफ्ट बैलेंस रहा तो यहाँ आएगा, डेबिट क्रेडिट साइड में आएगा ओवरड्राफ्ट। अगर बैंक ओवरड्राफ्ट बैलेंस रहा तो इधर आएगा। और जितने सारे रिसिप्ट होगा, जनरली क्या होता है यहाँ रिसिप्ट क्या क्या हो सकता है, जैसे सब्सक्रिप्शन हो गया, एंट्रेंस फीस हो गया, डोनेशन आ सकता है, जनरल कोई ग्रांट्स आ सकता है, लॉकर रेंट आ सकता है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट आ सकता है, सेल ऑफ न्यूज़पेपर, सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल्स, प्रोसीड्स फ्रॉम एंटरटेनमेंट, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कोई एंटरटेनमेंट कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए तो फिर वहाँ से इनकम हो सकता है। रिसीव फ्रॉम चैरिटी शो, हॉल रेंट, डिविडेंड्स, इंटरेस्ट रिसीव्ड, इनकम फ्रॉम कॉन्सर्ट्स और लेक्चर्स, मिसलेनियस, और भी कई तरह का रिसिप्ट हो सकता है।
ठीक है, ये है एक्चुअली। इसको हम ये जो आप देखिए इसमें जो लिस्ट हमने बताया, पहला जो लिस्ट है ये देखिए यहाँ से बोला गया रेवेन्यू रिसिप्ट। ये थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, ये जो रिसिप्ट है ये रेवेन्यू रिसिप्ट है, ये जो रिसिप्ट है ये रेवेन्यू रिसिप्ट है। और ये रिसिप्ट कहाँ आता है? इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में आता है। और दूसरा है कैपिटल रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट का मतलब जो रिसिप्ट एक्चुअल में रेवेन्यू टाइप का नहीं है, मतलब उसी साल के लिए खर्चा होगा ऐसा नहीं है। कुछ पर्पस में, स्पेसिफिक पर्पस में, जैसे डोनेशन आपको मिला, जैसे एंट्रेंस फीस हो गया, लाइव मेंबरशिप फीस हो गया, ये होगा आपका कैपिटल रिसिप्ट। तो ये जो आइटम आप देख रहे हैं, ये जो आइटम है इसका पर्पस में, ये सब कहाँ आएगा? ये एक्चुअल में आपका बैलेंस शीट में आएगा, एज अ लायबिलिटी साइड में ये लिखा जाएगा, ठीक है। और रेवेन्यू पेमेंट्स का मतलब है जो उसी साल में एज ए रेवेन्यू एक्सपेंसेस की तरह ट्रीट किया जाएगा, उसी साल में उसको चार्ज किया जाएगा इनकम एक्सपेंडिचर में, तो वो होता है रेवेन्यू पेमेंट्स। क्या क्या रेवेन्यू पेमेंट्स है? जैसे सैलरी, रेंट टैक्स, इंश्योरेंस, ऑफिस एक्सपेंसेस, प्रिंटिंग स्टेशनरी, पोस्टेज, एडवर्टाइजमेंट, अकाउंटिंग एंड ऑडिट फीस, न्यूज़पेपर और मैगजीन्स, रिपेयर्स, एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, मेंटेनेंस एक्सपेंसेस, गार्डनिंग एक्सपेंसेस फॉर चैरिटी शो, एक्सपेंसेस फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्राइजेज, पेमेंट ऑन सरप्लस, अपकीप ऑफ ग्राउंड, टेलीफोन बिल, म्यूनिसिपल टैक्स, सेक्रेटरी ऑनरेरियम, लेक्चर्स ऑनरेरियम, टूर्नामेंट, इस तरह का आप जो देख रहे हैं ये आ गया आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू पेमेंट्स। और कैपिटल पेमेंट क्या होगा? जैसे कि परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, लाइब्रेरी बुक्स, परचेज ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, पेमेंट ऑफ लोन, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये सब। तो ये जो आइटम है, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो हम कर रहे हैं उसको हम बैलेंस शीट में लिखेंगे, उसको इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं लिखेंगे, ठीक है। आपको देखिए डिवाइड करके दिया है कितना, कौन सा रेवेन्यू पेमेंट है और कौन सा कैपिटल पेमेंट है, और कौन सा रेवेन्यू रिसिप्ट है और कौन सा कैपिटल रिसिप्ट है। क्लियर है भाई? इसी के आधार पे जो आपको बताया गया, इसी के आधार पे इनकम एक्सपेंडिचर बनेगा, ठीक है बच्चों। क्लियर, समझ में आया? तो आगे बढ़े। देखिए ये है इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये है इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या होता है? मतलब क्रेडिट साइड में इनकम और एक्सपेंडिचर होगा डेबिट साइड में। इट जस्ट लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। आप जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑलरेडी किए हैं, तो ये जस्ट लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही है। थोड़ा सा इसमें ये अंतर है कि यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट ना होकर सरप्लस एंड डेफिसिट कैलकुलेशन होता है। यहाँ पे कैसे होता है? क्योंकि यहाँ का इनकम जैसे डिफरेंट है तो कैलकुलेशन थोड़ा सा डिफरेंट ही होगा। जैसे कि यहाँ पे इनकम, जैसे आपको देखा आपने रिसिप्ट पेमेंट में, जैसे सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट होता है, तो सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट होगा तो उसके साथ एडजस्टमेंट कैसे होगा, ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। प्रॉब्लम में क्या होता है, सब्सक्रिप्शन जो रहता है उसमें थोड़ा सा डिफरेंट होता है। देखिए जैसे सब्सक्रिप्शन जितना आपके पास रिसीव हुआ उसी साल का, उसके साथ उस साल का, मतलब उसी साल का जितना एक्रूड रहेगा, मतलब आपको मिलना है अभी तक नहीं मिला है, वो ऐड हो जाएगा। उसी साल का जितना एक्रूड रहेगा वो ऐड हो जाएगा। और जो बिगिनिंग में, मतलब वो साल की शुरुआत में जितना आउटस्टैंडिंग, मतलब एक्रूड था, पिछले साल का जो एक्रूड था, वो आपका यहाँ से लेस हो जाएगा। और जो अमाउंट आपको अगले साल के लिए मिल गया है, मतलब एडवांस रिसीव्ड हो गया है, वो भी यहाँ से लेस हो जाएगा, ठीक है, वो भी यहाँ से लेस हो जाएगा। और ऐड क्या होगा? अगर आपको पिछले साल इस साल के लिए एडवांस मिल गया था तो वो इसके साथ ऐड हो जाएगा, क्योंकि वो इस साल का इनकम है, आपको पिछले साल मिल गया था, तो वो इसके साथ ऐड हो जाएगा। ठीक है बच्चों, क्लियर है? इसी में ज़्यादातर दिक्कत होता है बच्चे को, ठीक है। और क्या इनकम है? जैसे एंटरटेनमेंट फीस, अगर रेवेन्यू पोर्शन जितना रहेगा, अगर सॉरी एंट्रेंस फीस, हमने गलत बोल दिया, एंट्रेंस फीस जितना रेवेन्यू पोर्शन रहेगा, अगर साम्स में आपको मेंशन किया जाएगा, रेवेन्यू पोर्शन जितना होगा वो यहाँ पे आएगा। जैसे हो गया डोनेशन भी ऐसे ही है। डोनेशन अगर स्पेसिफिक पर्पस में है वो तो कैपिटल में आता है, मतलब वो बैलेंस शीट में आएगा, मतलब लायबिलिटी साइड में। अगर वो कुछ पोर्शन अगर बोल दिया कि ये रेवेन्यू पोर्शन है तो रेवेन्यू पोर्शन यहाँ आएगा क्रेडिट साइड में। और क्या आएगा? जैसे न्यूज़पेपर, ओल्ड न्यूज़पेपर सेल करके पैसा आएगा, वो आपके पास यहाँ आएगा। फिर कोई स्पोर्ट्स मटेरियल आपने सेल किए, वो आएगा। डिविडेंड, किसी कंपनी में आपने इन्वेस्टमेंट करके रखे हैं तो डिविडेंड मिलेगा, शेयर खरीद के रखे तो वो यहाँ पे आएगा, ठीक है। और सरप्लस फ्रॉम टूर्नामेंट, जैसे कोई टूर्नामेंट का ऑर्गेनाइजेशन किए तो फिर जितना आपको रिसीव हुआ उससे जितना एक्सपेंसेस है वो लेस करके जो फाइनल अमाउंट है वो बाहर ऐसे लिख सकते हैं। इसको और तरीका है कि भाई इस साइड में आप
जो ये टूर्नामेंट रिसीप्ट जो वो लिखेंगे और जो एक्सपेंसेस है वो आप क्रेडिट में लिख सकते हैं। मतलब क्रेडिट में आप लिखेंगे टूर्नामेंट रिसीप्ट और डेबिट में आप उसका एक्सपेंसेस लिख सकते हैं, बात एक ही है, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। और ऐसे ही सरप्लस ऑन चैरिटी शो में भी ऐसे अगर कोई ज़्यादा अपना जितना रिसीव हुआ उससे ज़्यादा अगर आपका कम अगर खर्चा हुआ तो एक्स्ट्रा जितना बनेगा वो यहाँ आएगा। या तो आप यहाँ पे चैरिटी रिसीव लिखेंगे क्रेडिट साइड में और चैरिटी एक्सपेंसेस आप यहाँ डेबिट साइड में लिख देंगे, वो भी चलेगा, ठीक है। वो आप साम्स करके आपको दिखाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा। फिर होगा बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स, एसेट सेल करके अगर कोई प्रॉफिट हुआ तो यहाँ आएगा। और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, अगर कहीं इन्वेस्टमेंट करके रखें उसके ऊपर अगर इंटरेस्ट मिला तो भी वो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। इस साइड में आपको यही सब आएगा। नेक्स्ट देखिए इस साइड में क्या आ सकता है। इस साइड में जैसे सैलरी हो गया, सैलरी में देखिए जैसे कि वो एक्रूड था, जैसे कैलकुलेट किए थे हम लोग ऐसे ही सैलरी के साथ या किसी और एक्सपेंसेस के साथ ऐसा अगर कुछ रहा, जैसे ओपनिंग में कुछ आउटस्टैंडिंग रहा तो वो ऐड हो, सॉरी जो आपका एंड पे जो आउटस्टैंडिंग है मतलब उसी साल का जो खर्चा अभी तक आपको देना है लेकिन आपने दिया नहीं है वो ऐड हो जाएगा। जो खर्चा शुरुआत में मतलब पिछले साल का आउटस्टैंडिंग था वो यहाँ पे लेस हो जाएगा। और जो खर्चा अगले साल के लिए आपने दे दिए हैं मतलब एडवांस पे किए हैं और मतलब प्रीपेड जो है वो यहाँ से लेस हो जाएगा। और जो प्रीपेड आपका अगले साल मतलब पिछले साल कोई एक्सपेंसेस इस साल के लिए पेमेंट किया हुआ था मतलब प्रीपेड एट द बिगिनिंग जो है वो यहाँ पे क्या होगा ऐड हो जाएगा क्योंकि वो इसी साल का खर्चा है, ठीक है। ऐसे आपका हो गया। इसके बाद जैसे रेंट, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ऑनरेरियम, रिपेयर्स, इलेक्ट्रिसिटी, इंश्योरेंस प्रीमियम, टेलीफोन बिल, न्यूज़पेपर, मैगजीन, एंटरटेनमेंट, पोस्टेज, ऑफिस एक्सपेंसेस, अकाउंटिंग एंड ऑडिट फीस, स्पोर्ट्स मटेरियल यूज्ड कितना, ये सब आएगा। स्पोर्ट्स मटेरियल कितना यूज हुआ, जैसे ओपनिंग में कितना था उसके साथ जितना हमने परचेज किया ऐड करेंगे और क्लोजिंग में अभी जितना पड़ा वो लेस करेंगे तो कितना कंज्यूम हुआ है वो यहाँ पे आ जाएगा। जैसे स्पोर्ट्स की तरह आपका अगर ऐसे स्टेशनरी का भी ऐसे भी कैलकुलेशन करना पड़ता है। अगर स्टेशनरी का भी ऐसे रहता है कि ओपनिंग इतना है, इतना हमने परचेज किया था और क्लोजिंग में इतना पड़ा हुआ है तो उसका बैलेंस करके हम निकालेंगे, ओपनिंग के साथ साथ परचेज जोड़ेंगे और उसके क्लोजिंग जो बैलेंस है उसको लेस करेंगे तो हमारा कितना कंजम्पशन हुआ वो आ जाएगा। ऐसे ही आपको कैलकुलेशन करना होगा, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट देखिए फिर म्यूनिसिपल टैक्स, आपकी लैंड, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, डिप्रीशिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट को जो डिप्रीशिएशन होगा वो आएगा। फिर लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, एसेट सेल करके अगर कोई लॉस होगा तो यहाँ वो आएगा। तो अगर आपका इनकम ज़्यादा हुआ मतलब क्रेडिट साइड ज़्यादा हुआ और एक्सपेंडिचर कम हुआ तो आपको आएगा सरप्लस मतलब एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, मतलब इनकम से ज़्यादा अगर एक्सपेंडिचर मतलब एक्सपेंसेस से ज़्यादा इनकम हुआ तो आपका सरप्लस आया। अगर उल्टा डेफिसिट होगा कब, जब एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम मतलब एक्सपेंसेस ज़्यादा हुआ है और इनकम कम हुआ है तो फिर डेफिसिट होगा, ठीक है। ठीक है बच्चों, समझ में आया। ये है फंडा इनकम एक्सपेंडिचर का, ऐसे आपको बनाना है। और बैलेंस शीट तो आपको पता ही है क्योंकि बैलेंस शीट आपने ट्रेडिंग कंसर्न का बैलेंस शीट बनाया है, सेम तरीके से ही बैलेंस शीट बनेगा, ठीक है। एसेट साइड में एसेट्स, फिक्स्ड एसेट एंड करंट एसेट आएगा और लाइबिलिटी साइड में कैपिटल फंड एंड लाइबिलिटीज जो है वो आएगा, ठीक है बच्चों। क्लियर है, समझ में आया। अब हम आगे बढ़े, ये हमारा फास्ट लेक्चर है इसलिए हम थोड़ा सा डिटेल्स में आपको ये समझाए हैं कैसे कैसे स्ट्रक्चर है, कैसे आएगा। फिर हम एक प्रॉब्लम लेके अभी सॉल्व करके दिखाएंगे। अगले जो वीडियो होगा वहाँ पे हम इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम लेके ही चलते रहेंगे और ये इतना डिटेल में हम नहीं जाएंगे। आप लोगों को देखना है, अगर जिसने नहीं देखेंगे तो वो पहले वाला वीडियो देख लेगा, फिर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। चले फिर आगे बढ़े। चलिए प्रॉब्लम हमने एक लिया है, ये बीकॉम CU बीकॉम कलकत्ता यूनिवर्सिटी बीकॉम में आए हुए हैं, ठीक है। ये एक प्रॉब्लम है, ये जो सामने जो फर्स्ट सेम एग्जाम होने वाले हैं CU का स्टूडेंट का फर्स्ट सेम का, उसके लिए इम्पोर्टेंट सम्स है और साथ साथ में जो क्लास 11 में है उनके लिए भी ये इम्पोर्टेंट सम्स है। पहले आप सम्स को थोड़ा सा देख लीजिए। ऐसे आपको प्रॉब्लम दिया जाएगा, एक रिसीव पेमेंट अकाउंट दिया जाएगा और रिसीव पेमेंट अकाउंट से आपको इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो आप पहले देख लीजिए रिसीव पेमेंट अकाउंट में क्या क्या दिया हुआ है। हम थोड़ा सा बोल लेते हैं फिर उसके बाद स्टार्ट करते हैं। क्या क्या दिया हुआ है देखिए, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या क्या दिया हुआ है। क्या बोला गया है,
ए समरी ऑफ रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स ऑफ ईस्ट कलकत्ता स्पोर्टिंग क्लब, देखिए क्लब का हिसाब किताब जनरली है, फॉर द ईयर एंडेड ईयर इज गिवन बिलो। क्या बोला गया है, ये ईयर एंड कब है, 31 दिसंबर 1994। अब क्या बोला गया है, देखिए बोला गया ओपनिंग बैलेंस मतलब जो कैश या बैंक बैलेंस जो है वो दिया गया है। फिर सब्सक्रिप्शन रिसीप्ट, डोनेशन, एंट्रेंस फीस, इंटरेस्ट, चैरिटी शो रिसीप्ट, फिर यहाँ सैलरीज, इलेक्ट्रिक चार्जेस, स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस, स्पोर्ट्स गुड्स परचेज, बुक्स परचेज, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, चैरिटी शो एक्सपेंसेस, इन्वेस्टमेंट एंड क्लोजिंग जो बैलेंस है वो दिया हो गया है आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला गया है, बोला गया फॉलोइंग इंफॉर्मेशन आर अवेलेबल एट द एंड ऑफ द ईयर, साल के एंड पे मतलब ईयर जब खत्म हुआ तब कुछ इंफॉर्मेशन पता चला, वो इंफॉर्मेशन क्या क्या है उसके बारे में थोड़ा सा देखिए, आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे। देखिए क्या बोला गया है, नंबर 1 ऑफ द टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव 500 इज फॉर 1993 के लिए सब्सक्रिप्शन मिला था ये, फिर 600 मिला 1995 के लिए, मतलब अगले साल के लिए, ये मिला था पिछले साल के लिए और ये मिला है अगले साल के लिए। बट 100 जो है वो 1994 मतलब इसी साल का आउटस्टैंडिंग है, जो 100 रुपीज़ है वो आपका इस साल के लिए आउटस्टैंडिंग है। और क्या बोला गया है, नंबर बी में देखिए बोला गया है कि द टोटल सम रिसीव्ड ऑन एंट्रेंस फीस टू बी ट्रांसफर टू कैपिटल फंड, मतलब इसको कैपिटलाइज किया गया है। सैलरी रिमेनिंग ड्यू, मतलब सैलरी अभी ड्यू है, मतलब आउटस्टैंडिंग है कितना 300। इंटरेस्ट एक्रूड ₹500, मतलब इंटरेस्ट आपको मिलने वाला था लेकिन अभी तक मिला नहीं, वो ड्यू रह गया तो वो रह गया 500। ठीक है, और क्या बोला गया, द क्लब हैड द फॉलोइंग एसेट्स ऑफ द ओपनिंग डेट, मतलब साल की शुरुआत में क्या क्या एसेट था, स्पोर्ट्स गुड्स था 3000, बुक्स था 2000 एंड इन्वेस्टमेंट था 6000। ये ओपनिंग जब डेट शुरू हुआ था साल की शुरुआत में एसेट वगैरह पड़ा हुआ था। तो इसको आपको एक्चुअली में चाहिए, इसका काम क्या है कि आपको अगर फाइनल बैलेंस शीट बनाना है तो कैपिटल फंड कितना है शुरुआत में था वो कैलकुलेशन करना जरूरी है, तो उसके लिए ये डिटेल्स आपको ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो पहले हम क्या करेंगे, पहले इनकम एक्सपेंडिचर कर लेते हैं, फिर हम क्या करेंगे ओपनिंग एक बैलेंस शीट बनाएंगे, फिर हम फाइनल बैलेंस शीट बनाएंगे। ठीक है, वर्किंग्स में हम ओपनिंग बैलेंस शीट बना लेंगे, लेके वहाँ से हम कैपिटल फंड कैलकुलेट कर लेंगे, उसके बाद हम फाइनल बैलेंस शीट बनाएंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम इनकम एक्सपेंडिचर बना लेते हैं। ठीक है, ठीक है बच्चों, आप लोग साथ साथ में हमारे साथ साथ में ही करते रहो तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए हमने स्ट्रक्चर करके तो रखे हैं, फिर यहाँ लिख देते हैं क्या क्या अकाउंट खोलेंगे, हम उसका नाम लिखें। ठीक है, तो पहले इन द बुक्स ऑफ किसका बुक्स है, देखिए ये है ईस्ट कलकत्ता स्पोर्टिंग क्लब, तो ईस्ट कलकत्ता स्पोर्टिंग क्लब। ठीक है, ईस्ट कलकत्ता स्पोर्टिंग क्लब, ये हमने क्या अकाउंट बनाया, इनकम एक्सपेंडिचर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31/12/1994। ठीक है, इस साइड में आपका इनकम है, इस साइड में आपका एक्सपेंडिचर है। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे रुपीज़, और अमाउंट लिख सकते हैं आप, रुपीज़ या अमाउंट लिखें। ये है क्रेडिट, ये है डेबिट। ठीक है, क्लियर।
हो गया रेडी हमारा इनकम एक्सपेंडिचर। अब हम शुरू करते हैं एक एक करके, चलिए देख लीजिए। देखिए जो जो इनकम यहाँ पे रेवेन्यू इनकम है वही आएगा। रेवेन्यू इनकम की जगह कौन सा आता है, जैसे आपका हो गया सब्सक्रिप्शन, तो पहले हम यहाँ लिखेंगे बाय, कैसे लिखेंगे आप देखिए, बाय सब्सक्रिप्शन। बाय सब्सक्रिप्शन कितना है सब्सक्रिप्शन, कितना सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है देखिए 20,000, ठीक है 20,000, तो इनर कॉलम में लिखेंगे 20,000, ठीक है। इसके साथ हम ऐड करेंगे, दिखाई दे रहा है आपको, इसके साथ हम ऐड करेंगे एक्रूड। एक्रूड देखिए यहां पे बोला गया था आपको इस साल के लिए कितना एक्रूड है, इस साल के लिए एक्रूड है कितना 100 जो है इस साल के लिए एक्रूड है, तो इसको हम इसके साथ ऐड करेंगे एक्रूड फॉर 1994। इस साल के लिए कितना है, इस साल के लिए एक्रूड है आपका 100, ठीक है, तो यहाँ पे 100 ऐड हो जाएगा, ठीक है, इसको ऐड कर देते हैं। इसको ऐड करते हैं, करके नीचे ही लिखते हैं क्योंकि इसके साथ और भी एडजस्टमेंट है, तो हो जाएगा 20100, ठीक है। फिर देखिए क्या बोला गया, यहाँ पे बोला गया आपको कि 600 जो है 500 जो है 1993 के लिए मिला है, मतलब पिछले साल के लिए मिला है, तो ये यहाँ से क्या होगा लेस हो जाएगा क्योंकि ये इस साल का नहीं है। लेस रिसीव फॉर 1993 के लिए आपको रिसीव हुआ है कितना 500, तो ये 500 यहाँ से लेस हो जाएगा क्योंकि ये इस साल का खर्चा नहीं है, तो इसको लेस करेंगे कितना आएगा, इसको अगर हम लेस करेंगे तो कितना आएगा देखिए 20,100 से 500 माइनस कर देंगे तो 19,000 कितना आएगा 600, ठीक है, तो 20,100 से हम माइनस करेंगे 500 तो आ गया 19,600। इसके बाद भी और भी कुछ बोला गया है, देखिए फॉर 1995 600 आपको मिला है, फॉर 1995 के लिए आपको मिला है 600, तो इसका मतलब आपको एडवांस रिसीव हुआ है, तो ये क्या करना है, ये भी आपको लेस कर देना क्योंकि ये इस साल का इनकम नहीं है। तो चलिए लेस रिसीव फॉर 1995, इसका मतलब एक एडवांस रिसीव्ड है, ठीक है, एडवांस रिसीव है तो यहाँ से वो माइनस हो जाएगा। कितना था देखिए 600, ठीक है, तो माइनस करके हम इसको बाहर लिखेंगे, ठीक है, तो इसको माइनस करके हम बाहर लिखे कितना हो जाएगा 19,000। क्लियर, समझ में आया, क्लियर हुआ। चलिए सब्सक्रिप्शन का काम हो गया। अब इसके बाद डोनेशन, अब यहाँ पे डोनेशन के बारे में आपको कुछ बोला नहीं गया। अगर आपको डोनेशन के बारे में कुछ नहीं बोला गया तो मतलब पूरा डोनेशन यहाँ पे आपका टैक्स मतलब रेवेन्यू इनकम की तरह ट्रीट किया जाएगा, ठीक है बच्चों। तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे बाय डोनेशन, बाय डोनेशन। डोनेशन कितना है, डोनेशन है आपका 5,000, इसका हो गया, इसका हो गया, डोनेशन हो गया आपका 5,000, तो ये बाहर लिख देते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए क्या है, इसके बाद है एंट्रेंस फीस। अब देखिए एंट्रेंस फीस के बारे में आपको बताया गया है कि एंट्रेंस फीस जो है वो पूरा ट्रांसफर होगा कैपिटल फंड में, तो हम यहाँ एंट्रेंस फीस को नहीं लिखेंगे, इसको हम थोड़ा सा रुकवा के रखते हैं, इसको बैलेंस शीट में लिखेंगे। नेक्स्ट क्या है इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कितना 100, यहाँ पे बोला गया एक्रूड इंटरेस्ट है 500, तो क्या करेंगे हम अब
इंटरेस्ट हमको रिसीव हुआ है तो यहाँ लिखेंगे बाई इंटरेस्ट, बाई इंटरेस्ट 100 जो आपको मिला है, और उसके साथ जो अभी एक्रूड है नहीं मिला है तो लिखेंगे एक्रूड, एक्रूड इंटरेस्ट। ठीक है, एक्रूड इंटरेस्ट कितना, एक्रूड इंटरेस्ट है आपका कितना, एक्रूड इंटरेस्ट है 500, तो इसको 500 हम यहाँ लिखेंगे। तो ये दोनों जोड़ के बाहर कर देंगे, क्योंकि ये इसी साल का इनकम है लेकिन अभी तक मिला नहीं है, लेकिन मिलेगा। तो ये आपका इसी साल का इनकम है, इसलिए इस इनकम के साथ हम जोड़ दिए। ठीक है, ये हो गया 600। चलिए फिर आगे बढ़े। इसके बाद है एंट्रेंस फीस का काम हो गया, इसका काम हो गया सिर्फ, सॉरी एंट्रेंस फीस का काम अभी तक नहीं हुआ, वो हम बाद में लिखेंगे। फिर आ गया चैरिटी शो रिसिप्ट, चैरिटी शो रिसिप्ट हुआ है उसको हम कहाँ लिखेंगे, उसको हम लिखेंगे बाई, बाई क्या हुआ है, चैरिटी शो रिसिप्ट हुआ है, चैरिटी शो आपको दिखाई दे रहा होगा, चैरिटी शो रिसिप्ट। चैरिटी शो रिसिप्ट कितना हुआ 2400, 2400। ठीक है, रिसिप्ट साइड का काम हो गया। अब देखते हैं, रिसिप्ट का हमने सब कुछ लिख दिए हैं। इसके बाद हम चले, कहाँ चलेंगे, इसके बाद हम चलेंगे जो एक्सपेंसेस है, मतलब एक्सपेंडिचर जो है, एक एक करके करेंगे। पहले क्या है, सैलरीज एंड रेंट। तो चलिए सैलरीज एंड रेंट के साथ देखिए एक एडजस्टमेंट था, सैलरी यहाँ पे बोला गया था कुछ आउटस्टैंडिंग ऐसे कुछ बोला गया था। सैलरीज देखिए, सैलरी रिमेन ड्यू पेड ₹300 मतलब आउटस्टैंडिंग है, तो सैलरी को यहाँ लिखेंगे टू सैलरी एंड रेंट। ठीक है, टू सैलरी एंड रेंट लिख दिया हमने। कितना अमाउंट है, सैलरी एंड रेंट है आपका 1500। चलिए 1500 इनर में लिखते हैं क्योंकि इसके साथ एडजस्टमेंट है। इसके साथ क्या बोला गया है, एक्रूड है मतलब आउटस्टैंडिंग है 300, तो चलिए इसके साथ लिखेंगे एड आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग सैलरी। कितना है आउटस्टैंडिंग सैलरी 300। ठीक है, तो इसको जोड़ के हम बाहर कर देंगे। कितना हो गया 1800। डन, तो आपका सैलरी का काम हो गया। अब चलिए इसका काम हमारा हो गया है। इसके बाद इलेक्ट्रिक चार्जेस नॉर्मल लिख देंगे 300, इसके साथ कोई एडजस्टमेंट तो है नहीं, तो हम यहाँ लिखेंगे टू इलेक्ट्रिक चार्जेस। टू इलेक्ट्रिक चार्जेस कितना है 300, इलेक्ट्रिक चार्जेस है 300। चलिए 300 बाहर लिख देते हैं। इसके बाद क्या देखिए, स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस, स्पोर्ट्स के लिए जो खर्चा हुआ है 1000, तो यहां लिखेंगे टू स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस। ठीक है, टू स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस, टू स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस। स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस कितना है आपका 1000, तो यहां बैठाएंगे 1000 बाहर कर देंगे, कोई एडजस्टमेंट नहीं है इसके साथ। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या आपका स्पोर्ट्स गुड्स परचेज। तो स्पोर्ट्स गुड्स जो परचेज हुआ है ये आएगा आपका बैलेंस शीट में, इसको हम बाद में लिखेंगे, इसको अभी क्रॉस मार के रखे बाद में लिखते हैं। फिर उसके बाद बुक्स परचेज, ये भी आपका बैलेंस शीट में आएगा, इसलिए हम यहाँ नहीं लिखेंगे। उसके बाद क्या है मिसलेनियस एक्सपेंसेस, कितना है 700। चलिए यहाँ आएगा टू डॉट डॉट भी लगा सकते हैं, मिसलेनियस एक्सपेंसेस। टू मिसलेनियस एक्सपेंसेस। मिसलेनियस एक्सपेंसेस कितना है 700। चलिए यहां लिखते हैं 700। ठीक है, चलिए इसके बाद क्या है देखिए, इसके बाद है
चैरिटी शो एक्सपेंसेस, जो चैरिटी शो का ऑर्गेनाइज हुआ था उसमें जो खर्चा हुआ था 2000। तो चलिए चैरिटी शो एक्सपेंसेस यहीं लिख देते हैं, चैरिटी शो एक्सपेंसेस। ठीक है, चैरिटी शो एक्सपेंसेस कितना है आपका, चैरिटी शो एक्सपेंसेस है 2000, तो यहां आ जाएगा 2000। ठीक है, क्लियर। चलिए और क्या है, इसके बाद है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट आपका बैलेंस शीट में आएगा तो बाद में लिखेंगे, ये भी आपका बाद में लिखेंगे क्योंकि ये बैलेंस शीट में आएगा। ठीक है, तो हमारा इनकम एक्सपेंडिचर में जो जो आइटम आना था वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, इनकम एक्सपेंडिचर को क्लोज करेंगे और कितना डेफिसिट या सरप्लस हुआ वो कैलकुलेट करके हम निकाल लेंगे। ठीक है बच्चों, तो पहले कितना सरप्लस और डेफिसिट हुआ वो कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर देखते हैं। इसको फिर क्लोज कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए किस साइड ज़्यादा है, आपको देख के क्या लग रहा है, क्रेडिट साइड ज़्यादा होना चाहिए। तो क्रेडिट साइड को हम जोड़ते हैं, कितना आता है देख लेते हैं। 19,000 प्लस 5000 प्लस 600 प्लस 2400, तो आगे आपका 27,000। तो चलिए ये आगे आपका 27,000। ठीक है, और इधर भी लिख देते हैं 27,000। फिर माइनस करेंगे ये आइटम, फिर देखेंगे कितना प्रॉफिट या लॉस। प्रॉफिट लॉस तो नहीं होगा, डेफिसिट हुआ या सरप्लस हुआ, लग तो रहा है सरप्लस ही होना है। इस साइड ज़्यादा है तो मतलब सरप्लस ही होगा। तो कितना सरप्लस होगा वो देखते हैं, -1800 -300 -1000 -700 -2000। ठीक है, ये आगे आपका 21200, तो यहाँ लिखेंगे 21200 और यहाँ लिखेंगे 2 सरप्लस, क्योंकि एक्सपेंडिचर से ज़्यादा इनकम आपका हुआ है तो इसलिए ये सरप्लस है। तो ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे सरप्लस। सरप्लस यहाँ लिखेंगे इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। ठीक है, सरप्लस हुआ है जो वो है इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, जितना इनकम हुआ उससे कम एक्सपेंडिचर हुआ तो आपको सरप्लस हुआ है। ठीक है, क्लियर है, इनकम एक्सपेंडिचर समझ में आ गया, क्लियर हो गया। अब हम करेंगे बैलेंस शीट। अब एक्चुअली क्या करना है, जो बैलेंस शीट अगर बनाएंगे तो ओपनिंग जो कैपिटल फंड है वो आपको चाहिए, तो इसलिए एक ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा, उसके बाद फाइनल बैलेंस शीट बनेगा। तो ओपनिंग बैलेंस शीट जो है वो पहले बना लेते हैं, फिर फाइनल बैलेंस शीट बनाएंगे। तो लिखते हैं बैलेंस शीट एज ऑन 1194, क्योंकि साल की शुरुआत में जो बैलेंस था वो बताया गया था, तो इसलिए 1194 में अगर हम बैलेंस शीट बनाएंगे वहाँ पे जितना एसेट लायबिलिटी जो भी आपका डिटेल्स दिया हुआ था वो लिखेंगे और बैलेंसिंग फिगर में आपका क्या आएगा, बैलेंसिंग फिगर में आपका कैपिटल फंड आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्या क्या बोला गया था आपको। अच्छा, यहाँ पे लायबिलिटीज ये हो गया एसेट्स, ठीक है। तो ओपनिंग में जो जो बैलेंस था उसको पहले लिख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे बोला गया था, यहाँ पे देखिए बोला गया था साल की शुरुआत में ओपनिंग डेट में स्पोर्ट्स गुड्स था 3000, तो पहले लिख देते हैं एक एक करके। स्पोर्ट्स गुड्स आपका एसेट्स है तो यहाँ आएगा स्पोर्ट्स गुड्स कितना था, स्पोर्ट्स गुड्स था 3000, बुक्स था
2000, तो स्पोर्ट्स गुड्स यहाँ लिखेंगे 3000 और बुक्स था कितना, बुक्स था आपका 2000, तो यहाँ लिखेंगे 2000, ठीक है। फिर क्या था, फिर था इन्वेस्टमेंट था आपका 6000, आपको दिखाई दे रहा है, इन्वेस्टमेंट था आपका 6000, ठीक है, इन्वेस्टमेंट था 6000, तो हम यहाँ लिखेंगे इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट कितना था 6000, ठीक है। और क्या था, और देखिए यहाँ पे बोला गया था आपको, ये जो 600 जो है, ये 600 1993 के लिए जो 600 आपको मिला था, क्या मिला था, सब्सक्रिप्शन मिला था 1993 के लिए, 600 नहीं सॉरी 500 मिला था आपको 1993 के लिए, मतलब 1993 में वो एक्रूड था, वो इस साल में मिला है। अगर एक्रूड सब्सक्रिप्शन है वो क्या होगा, वो होगा एसेट, तो ओपनिंग का ये एसेट है, तो इसलिए इसको एसेट में लिखना पड़ेगा, एक्रूड सब्सक्रिप्शन। एक्रूड सब्सक्रिप्शन कितना था, एक्रूड सब्सक्रिप्शन था 500, तो ये 500 यहाँ लिखेंगे, ठीक है। ये हो गया आपका। इसके बाद हम इसको क्लोज करेंगे, लेकिन और भी एक आइटम यहाँ पे है, क्या है, ओपनिंग में जो कैश बैलेंस था, ये जो ओपनिंग कैश बैलेंस था वो यहाँ आएगा, फिर ये कैश हो गया यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया कैश, कितना था 3000 था, देखिए ओपनिंग कैश था 3000, ठीक है। ओपनिंग जो बैलेंस है वो कैश बैलेंस है, तो वो था 3000, ठीक है, हो गया। फिर हम इसको क्लोज करेंगे करके कैपिटल बैलेंस निकालेंगे। चलिए चलिए जोड़ते हैं, इस साइड में कितना आता है 3000, 3 2 5000, 5 6 11 11 3 14 14,500, तो ये आ गया आपके पास 14,500, ये भी 14,500, ठीक है। तो यहाँ बैलेंस शीट में इतना ही आ जाएगा, यहाँ पे तो इस साइड में कुछ है नहीं, तो ये हो गया कैपिटल फंड, कैपिटल फंड कितना 14,500, कैपिटल फंड आ गया आपका 14,500, और ये क्या कैसे आया, बैलेंसिंग फिगर में, ठीक है, बैलेंसिंग फिगर में, ठीक है। क्लियर, ओपनिंग बैलेंस शीट कैसे बनाना होगा आपको समझ में आ गया है, हो गया। अब कैपिटल फंड कैसे कैलकुलेशन होगा, मतलब ओपनिंग बैलेंस शीट बना के कैसे कैपिटल फंड कैलकुलेट करते हैं वो समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम फाइनल बैलेंस शीट बनाएंगे, ठीक है बच्चों। अब फाइनल बैलेंस शीट बनाएंगे, चलिए बना लेते हैं फाइनल बैलेंस शीट। पहले स्ट्रक्चर बना लेते हैं, आप भी साथ साथ में करते रहिए। मज़ा तो आ रहा है या नहीं आ रहा है ये नहीं पता, हो सकता है मज़ा आ रहा है। अगर मज़ा आ रहा है तो फिर हमारे साथ साथ में करते रहो, तो फिर समझ में भी आ जाएगा और एग्ज़ाम में अच्छा रिजल्ट भी हो जाएगा और मज़ा आ जाएगा, है कि नहीं। तो इसलिए भाई अभी प्रैक्टिस करो, पढ़ाई कर लो, एग्ज़ाम बिल्कुल नज़दीक है ना, रिजल्ट भी अच्छा हो जाएगा, ठीक है। चले फिर, चलिए स्ट्रक्चर तो हमने बना लिए हैं, फिर आप फटाफट लिख लेते हैं। बैलेंस शीट, बैलेंस शीट एज ऑन 31/12/1994, ठीक है। ये हो गया एसेट्स, ये हो गया लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज रुपीज,
ठीक है, ये थोड़ा सा सिंपल सम्स था, ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं था। चलिए फिर देखिए एक एक करके आइटम हम लिखे। जैसे देखिए ओपनिंग बैलेंस शीट में जो था, जैसे स्पोर्ट्स गुड्स था, बुक्स था, इन्वेस्टमेंट था, ये ओपनिंग से था ही। फिर जी अगर हमने खरीदा है तो उसके साथ ऐड करके लिखेंगे, तो यहीं से देख देख के हम लिख सकते हैं। तो चलिए पहले हम लिखेंगे स्पोर्ट्स गुड्स, स्पोर्ट्स गुड्स ओपनिंग में कितना था 3000 था, तो यहाँ लिखते हैं 3000। फिर आप देखिए यहाँ पे आपको बोला गया है स्पोर्ट्स गुड्स जो है परचेज किया गया, जो हम क्रॉस करके रखे थे वो 9000 है, तो इसके साथ हम क्या करेंगे 9000 जोड़ेंगे, तो ऐड परचेज, यहाँ क्या लिखेंगे ऐड परचेज। ठीक है, दिखाई दे रहा है आपको कितना 9000, तो ये 9000 जोड़ के हम बाहर कर देंगे। ठीक है बच्चों, ठीक है क्लियर। फिर आगे बढ़े, फटाफट कंप्लीट करें। फिर देखिए बुक्स यहाँ भी है, ओपनिंग में था, बुक्स लिख लेते हैं। बैलेंस शीट आपको पता है, ऐसे भी प्रॉब्लम नहीं होगा। बुक्स है आपका 2000, तो इनार में लिखते हैं 2000। फिर इसके साथ कितना परचेज हुआ है, देखिए बुक्स परचेज हुआ है कितना 5000, तो 5000 बुक्स परचेज हुआ है, तो इसके साथ ऐड करें, ऐड परचेज कितना 5000। फिर इसको जोड़ के हम बाहर कर देते हैं, तो हो जाएगा कितना 7000। ठीक है, फिर आगे देखें इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट देखते हैं। फिर पहले इन्वेस्टमेंट तो था ही, और नए इन्वेस्टमेंट हमने फिर खरीदा है 8000, और पहले से इन्वेस्टमेंट था 6000, तो कहाँ लिखेंगे, तो भाई यहाँ लिखेंगे इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट शुरुआत में कितना था 6000 था, तो 6000। फिर हमने कितना खरीदे हैं, देखिए आप इन्वेस्टमेंट हमने खरीदे हैं 8000। ठीक है, 8000 इन्वेस्टमेंट हमने खरीदे हैं, तो यहाँ आ जाएगा 8000, ऐड परचेज, तो इसको भी जोड़ के हम बाहर कर देंगे, कितना आ जाएगा 14000। ठीक है क्लियर, यहाँ तक हो गया, समझ में आया। चलिए फिर और कितना बाकी है देख लेते हैं। और क्या है देखिए, क्लोजिंग कैश बैलेंस आपको दिया हुआ है कितना 4000, तो क्लोजिंग कैश बैलेंस जो है यहाँ लिख देंगे कैश कितना 4000। ठीक है, कैश है आपका क्लोजिंग में कितना अभी देखा हमने 4000, तो क्लोजिंग में हम लिखेंगे कैश में 4000। ठीक है, यहाँ तक आ गया। इसके बाद देखिए और भी कुछ है एसेट साइड में, क्या है, जैसे कि आपको ये जो 600 जो 1995 के लिए आपको एडवांस मिला है, और दूसरा 100 आपको इस साल का ड्यू रह गया है, मतलब एक्रूड सब्सक्रिप्शन है, वो कहाँ आएगा, एक्रूड सब्सक्रिप्शन आपका यहाँ आएगा, तो यहाँ लिखेंगे एक्रूड सब्सक्रिप्शन। एक्रूड सब्सक्रिप्शन कितना था 100, कौन सा साल के लिए 1994 के लिए जो एक्रूड था वो यहाँ आ जाएगा 100। ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे पहले कैपिटल फंड आएगा, कैपिटल फंड, कैपिटल फंड जो अभी हमने कैलकुलेट करके रखे हैं, जैसे ये 14500, ये ओपनिंग है। ठीक है, ये ओपनिंग है कितना 14500। फिर इसके साथ हम क्या जोड़ेंगे सरप्लस। ठीक है, जो अभी देखिए इनकम एक्सपेंडिचर से आपको सरप्लस जो मिला था, जो सरप्लस हुआ था ये 21200, वो हम इसके साथ जोड़ेंगे।
21,200। ठीक है, तो इसको जोड़ के हम बाहर कर देंगे। चलिए जोड़ देते हैं, 14,500 प्लस 21200। ठीक है बच्चों, तो कितना आया, ये आ गया आपके पास 21200, ये आ गया आपके पास 35,700। ठीक है, 35,700 आ गया। फिर इसके साथ क्या बोला था, इसके साथ बोला था आपको एंट्रेंस फीस जो है वो इसके साथ जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो एंट्रेंस फीस कितना था, देखिए आपको बोला था यहाँ पे जो एंट्रेंस फीस है वो कैपिटल फंड के साथ कैपिटल फंड में ट्रांसफर कर दिया गया। और एंट्रेंस फीस कितना है, एंट्रेंस फीस है आपका यहाँ पे रिसीव हुआ था, देखिए एंट्रेंस फीस 1000। तो ये हम इसके साथ जोड़ देंगे, इसके साथ हम जोड़ेंगे ऐड एंट्रेंस फीस। एंट्रेंस फीस कितना, 1000। ठीक है, तो इसको जोड़ के हम बाहर लिख देंगे, कितना हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो 36,700। ठीक है, इसके बाद और क्या रह गया, अब देखिए और क्या रह गया यहाँ पे। अब देखिए जो 600 जो आपको 1995 के लिए सब्सक्रिप्शन एडवांस मिल गया था, मतलब जो आपको एडवांस मिला है वो आपके लिए क्या है, वो आपके लिए लायबिलिटीज़ है। तो यहाँ लायबिलिटीज़ में आएगा क्या, आएगा एडवांस सब्सक्रिप्शन, यहाँ आएगा एडवांस सब्सक्रिप्शन received for 1995, मतलब 1995 के लिए जो एडवांस आपको मिला है वो यहाँ आ जाएगा कितना, 600। ठीक है, और क्या आएगा, और भी एक आइटम आप देखिए, यहाँ पे बोला गया कि सैलरी आउटस्टैंडिंग है 300, जो सैलरी अगर आपके पास आउटस्टैंडिंग पड़े रह गया तो वो भी यहाँ आएगा। ठीक है, तो वो कहाँ आएगा, वो एक्चुअली हमारा क्या है, लायबिलिटीज है, तो यहाँ आएगा आउटस्टैंडिंग सैलरी। कितना था आउटस्टैंडिंग सैलरी, 300। ठीक है, या आउटस्टैंडिंग सैलरी आपका 300 हो गया, खत्म। ठीक है, अब हम देखें जोड़ के कितना आ रहा है। ठीक है, चलिए फिर बैलेंस शीट को क्लोज करते हैं, देखते हैं। चलिए जोड़ लेते हैं, क्या आता है देख लेते हैं। 12,000 प्लस 7,000 प्लस 14,000 प्लस 100 प्लस हाँ अच्छा, और एक चीज़ रह गया, आप देखिए एक चीज़ हम छूट गए शायद, देखते हैं क्या है, एक हाँ एक्रूड इंटरेस्ट। एक्रूड इंटरेस्ट जो है वो आपको यहाँ लेना पड़ेगा, वो हम भूल गए। एक्रूड इंटरेस्ट, एक्रूड इंटरेस्ट जो अभी मिला नहीं है, मिलने वाले हैं, वो है एक्रूड इंटरेस्ट। ठीक है, एक्रूड इंटरेस्ट कितना था, 500, तो वो भी यहाँ आएगा। ठीक है, प्लस 500 प्लस 4,000। ठीक है, ये आ गया आपके पास 37,600। चलिए
37,600। इस साइड में जोड़ के देखते हैं कितना आता है। 36,700 36,700 प्लस 600 प्लस 300 आ गया 37,600। ठीक है, तो ये भी आ गया आपका 37,600। ठीक है बच्चों, तो बैलेंस शीट मैच हो गया। इसका मतलब है हमारा जो स्टेटमेंट तैयार करना था वो कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है बच्चों, आपको जरूर वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आया है तो वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट्स करना है और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखना है। ठीक है बच्चों, एग्जाम बिल्कुल नज़दीक है। आप लोग पढ़ाई करते रहो, प्रैक्टिस जारी रखो और हम और वीडियो लेके आपके लिए आएंगे। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और प्रॉब्लम लेके आपको डिस्कस करेंगे जो कि इम्पोर्टेंट है आपका एग्जाम के लिए। तब तक आप लोग प्रैक्टिस जारी रखिए। ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।